अभी एक सवाल है कि समझो किसी ने पॉलिसी ले लिया, ओके पॉलिसी लिया 2 साल हो गया, ओके उसके बाद उसको कुछ बीमारी आ गई, हाइपरटेंशन आ गया, ठीक है ब्लड प्रेशर आ गया, या फिर उसको डायबिटीज़ आ गया। ओके कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, उसको बताना पड़ेगा कि मेरे को ऐसा कुछ नया बीमारी आया है, या फिर नहीं बता, मतलब कुछ इन्फॉर्म नहीं करना पड़ेगा। जब भी हम पॉलिसी लेते हैं उस टाइम पे हमें बताना बहुत ज़रूरी रहता है कि आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, जो भी चीज़ है वो आपको मेंशन करना कंपल्सरी रहता है। लेकिन पॉलिसी लेने के बाद कुछ भी हुआ तो हमें वो भर के देना है, उसमें आपको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप डायबिटीज़ हुआ है, ब्लड प्रेशर हुआ है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हो वैसे। बट इसमें एक पॉइंट है कि अगर आपको डायबिटीज़ है, समझो पॉलिसी लिया है, पॉलिसी 5-6 साल से चल रहा है, और अभी आप पोर्ट कर रहे हो, पोर्ट करने के Right. टाइम पे डायबिटीज़ या ऐसा कुछ भी रहेगा तो आपको तो- मेंशन करना ज़रूरी है। तो मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर दिक्कत क्या हो जाएगा कि अगर वो मेंशन नहीं करेंगे तो क्लेम में फिर प्रॉब्लम आ सकता है। काफ़ी सारे जो कस्टमर्स हैं वो गलती करते हैं, उस टाइम बताते नहीं हैं कि डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन, या मे भी कोई एडवाइज़र पूछता नहीं है तो उसके पॉलिसी में प्री एक्जिस्टिंग नेल दिखाता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ पोर्टिंग हम फिर से पूछते हैं तो वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके जो भी पहले उन्होंने नहीं बताया था, अभी डिक्लेयर किया, तो वो भी हम डे 1 से पकड़ के चलते हैं। मतलब इसका एग्जाम्पल लो, अगर एक पॉलिसी है, उसका 4 साल वेटिंग पीरियड है, और आपने पहले किसी पॉलिसी को 5 साल हो गया लेके, राइट ठीक है, उसको अभी आप पोर्ट कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी से लिए, कंपनी ए से आपने पॉलिसी लिया, वो पॉलिसी 5 साल कंटिन्यू किया, तभी आपको डायबिटीज़ नहीं था। अभी कंपनी बी का आप पॉलिसी ले रहे हो, लेकिन डायबिटीज़ आ गया आपको, ओके, कंपनी बी पे अगर आप डिक्लेयर करोगे कि आपको डायबिटीज़ है करके, और वो पॉलिसी आपको इशू हो जाती है, तो आपको वहाँ पे वेटिंग नहीं रखना है, क्योंकि आपका 4 साल ऑलरेडी हो चुका है, वेटिंग पीरियड आपने ऑलरेडी सर्व कर दिया है। यहाँ पे आपको वेटिंग नहीं करना है, आपको डे 1 से वो पॉलिसी में सारा चीज़ कवर रहेगा, राइट। लेकिन वो मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या मेंशन नहीं करते, क्योंकि पहले कभी मेंशन नहीं किया, सेकेंड टाइम याद नहीं रहता है, इंपॉर्टेंस मालूम नहीं रहता, इसलिए मेंशन नहीं करते। तो ज़रूर मेंशन कीजिए, अगर मेंशन नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ क्लेम आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसलिए आप मेंशन कीजिए जो भी आपको पीईडी, आप अगर 10-20 साल पुरानी भी पीईडी है प्लीज़ आप डिक्लेयर कीजिए, बिकॉज क्लेम के टाइम में आपको कोई रुकावट नहीं आएगी अगर आपने हर एक पीईडी डिक्लेयर किया है तो। और एक चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि अभी मान लो अभी प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है, 3 साल हो गया, 3 साल के बाद पोर्ट कर रहा हूँ, उस पोर्ट पे 4 साल वापस प्री एग्जिस्टिंग बीमारी की वेटिंग पीरियड है, तो क्या 4 साल वापस वेट करना पड़ेगा? 4 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, 1 साल वेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और पोर्ट कर रहे हैं, और उस पोर्ट जिस कंपनी में आप पोर्ट को उसका 4 साल वेटिंग पीरियड है पीईडी का, तो आपका 3 साल कंप्लीट होगा, सिर्फ 1 ही साल आपको वेट करना है। इसमें और एक डाउट है जी कि मान लो अभी सोचो रिपोर्टिंग का बात कर रहे हैं, तो वो भी क्लियर कर लो राइट कि समझो अभी 3 लाख का पॉलिसी है मेरा, ओके मैंने कहीं और पे पोर्ट किया वो, लेकिन जब पोर्ट कर रहा हूँ मैंने वहाँ पे 5 लाख का पॉलिसी लिया, उस कंडीशन में क्या होता है, कैलकुलेशन क्या रहता है? अगर आपका 3 लाख का पॉलिसी है और अगर आप पोर्ट करते हो बी कंपनी में 5 लाख का, तो आपको जो कंटिन्यूटी बेनिफिट मिलता है वो 3 लाख का मिलता है, और 2 लाख पे आपको फ्रेश वेटिंग पीरियड सर्व करना होता है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है कि जी। समझो किसी का कुछ क्रॉनिक डिसीज है, जैसा पीठ का दर्द हो गया या फिर ऐसा कुछ डिसीज है, अभी उसको हॉस्पिटलाइज करने का ज़रूरत नहीं है, ओके बट जो इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया है, जाके लेके आने गए हॉस्पिटल में इंजेक्शन लिया और घर पे आ गए, लेकिन वो इंजेक्शन की कॉस्ट 30-30 हज़ार रुपया है, तो क्या वो कवर होता है? अगर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए तो वो कवर नहीं होता है। तो नहीं होता। तो 30 लाख 50 लाख का भी अगर इंसीरियर रहेगा तो फिर वो कवर चलेगा नहीं, अगर आप एडमिशन एक बार होते हो, ठीक है, अगर एडमिशन हुए उसके बाद किसी ने वो प्रिस्क्राइब किया है फॉर एग्जांपल, तो आपका वो जो भी मेडिसिन या इंजेक्शन वो सब कवर होगा। लेकिन अगर आप एडमिट नहीं होते हो, ठीक है, तो वो इंजेक्शन कवर नहीं होगा, बिकॉज एडमिशन के बाद ही हमारा मीटर चालू हो जाता है। अभी एक हमारे काम की बात है, जी तो समझो कोई बंदा पॉलिसी बाय कर रहा है एक एजेंट से, ओके और एक बंदा पॉलिसी बाय कर रहा है ऐसा कोई रेप्यूटेड जो पॉलिसी बाजार या ऐसा टाइप का कंपनीज है ओके वहाँ से, और तीसरा बाय कर रहा है, कोई बंदा बाय कर रहा है खुद जाके कंपनी के वेबसाइट से, ओके। तो तीनों में सर्विस का क्या क्या डिफरेंस रहेगा? देखिए कैसा होता है कि तीनों जो आपने बताया कि एजेंट
पॉलिसी बाजार या ऑनलाइन, कस्टमर तीनों में से किसी में से भी बाय कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो है एक सर्विस इंडस्ट्री है। आपको जब भी आप पॉलिसी लेते हो, अगर आप एडवाइजर से लेते हो तो वो आपको गाइड कर सकता है कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हो, या आपको क्लेम के टाइम में ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो गाइड कर सकता है, ठीक है। वेयर इज दूसरे पॉलिसी बाजार या ऑनलाइन आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, बिकॉज हमें जब हम पॉलिसी लेते हैं एडवाइजर से तो वो हमारा पहचान का होता है, ठीक है। हम उनसे बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बराबर। ऑनलाइन में कभी कभी हम मिस आउट कर जाते हैं पीईडी बताना, ठीक है। हमें एडवाइजर कोई पूछने वाला नहीं आता तो डायरेक्टली हम पॉलिसी निकालते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़, जो हम ऑनलाइन पोर्टल से या तो फिर हम कॉल सेंटर से अगर पॉलिसी लेते हैं तो सर्विस में काफ़ी टाइम दिक्कत आती है। तो बेटर ये रहेगा कि आप जो भी नॉन एडवाइज़र है, जो उसको आप पहचानते हो, उनसे लीजिए। वो आप एक्सपीरियंस है, ठीक है, एडवाइज़र, तो उनसे लीजिए। उनको ऑलरेडी नॉलेज, उन्होंने काफ़ी सारे क्लेम सेटल किए हैं, तो वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ क्लेम। और एक होता है कि अभी मान लो कहीं से पॉलिसी ले रहे हो, क्या इंक्लूडेड नहीं है, क्या इंक्लूडेड है, ये सब निकालना बहुत मुश्किल होता है, समझना। मतलब हमारे लिए काफ़ी टाइम बहुत समझना मुश्किल होता है जब हम कंपेयर करते हैं, जबकि हम डेली का देखते हैं। तो एक लेमैन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और वो कॉन्फिडेंस के पॉइंट है ना, वो मिस हो जाता है। कुछ चीज़ तो मिस हो ही जाता है। और मेरा ऐसा देखना है कि फिनेंशियल चीज़ में कुछ भी अगर मिस हो गया ना किसी से, तो वो समझने में 7-8 साल लग जाता है। सही बात, तब तो वो बहुत सारी गलतियाँ कर चुका होता है। सही बात। मान लो अभी चलने में कुछ गलती हुआ, या फिर आपको बाकी कुछ लेने में गलती हुआ, तो आपको 1 महीने 2 महीने में समझ में आता है। समझना। फाइनेंशियल इसमें क्योंकि वो लगने ही वाला, आपको तुरंत तो लगने वाला नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो ऐसा तो नहीं कल लगने वाला है। राइट। 4 साल में लग सकता है, 5 साल में लग सकता है, 10 साल में लग सकता है। परफेक्ट। तब समझा कि मैंने लिया हुआ पॉलिसी गलत लिया है। राइट। तो क्या हुआ कि 5 साल का मैंने पैसा भर दिया, बराबर। अब जब उसका एक्चुअल गलत है तब वो मेरा काम का नहीं है। सही बात है। एक मैं एडवाइस देना चाहता हूँ इस पे, जिन्होंने भी पॉलिसी लिया है वो अपने एडवाइजर से पॉलिसी रिव्यू ज़रूर करवाइए, ठीक है। बिकॉज उससे क्या होगा, पता चलेगा कि आपकी पॉलिसी अभी जो चल रहा है, बराबर, जो भी इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, मेडिकल इन्फ्लेशन, उस हिसाब से वो पॉलिसी फिट है कि नहीं है। अगर वो नहीं फिट रहेगी तो आपको प्रॉपर बता सकता है कि आपको इतना पॉलिसी लेना चाहिए और आने वाले फ्यूचर में इतने एक्सपेंसेस उतनी पॉलिसी लेनी चाहिए। तो अपनी पॉलिसी को ज़रूर रिव्यू कीजिए। बिकॉज क्या होता है, काफ़ी सारे मैंने कस्टमर से मिलता हूँ जहाँ पे पॉलिसी देखने के बाद पता चलता है कि इसमें सर्जरी में सब लिमिट्स है, ठीक है, या तो को पेमेंट है। मतलब फॉर एग्जांपल 1 लाख का बिल आया तो कंपनी सिर्फ 80,000 ही भर के देगी, बाकी 20,000 आपको अपने जेब का पे करना है। तो वो सब आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वो नॉलेज तभी रहेगा बिकॉज आप एज अ कस्टमर हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से नहीं है, राइट। वो एडवाइजर जो उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो उनको एक बार रिव्यू जरूर करवाइए पॉलिसी। इससे क्या होगा, आपको पॉलिसी में जो भी बेनिफिट्स है वो भी पता चलेंगे और जो सप्लीमेंट्स है वो भी पता चलेंगे। सो इट्स बेटर टू रिव्यू योर पॉलिसी विथ योर एडवाइजर्स। और हम लोग रिव्यूइंग का सर्विस फ्री में देते हैं। राइट। तो कोई क्लाइंट नहीं भी रहेगा तो उसको भी हम लोग रिव्यू करके देते हैं कि क्या लिमिट है, क्या लिमिट नहीं है। एक केस आपको बताया था, अभी क्या हुआ था कि एक बंदा एडमिट हो गया, ठीक है। अभी वो एक हॉस्पिटल में था, तो यहाँ से जब हॉस्पिटल में गया ओके। तो उसका मेडिकल का, इसका जो एम्बुलेंस का खर्चा है वो 7,000 आया। ओके। वहाँ पर उसको कुछ टेस्ट करवाना था, ओके। तो वो फैसिलिटीज उस हॉस्पिटल में नहीं थी, तो उसके लिए उसको वापस एम्बुलेंस में डाला गया, कहीं और गया लेके गया, वहाँ पर उसको 3,000 खर्चा आया। तो 7 और 3 कितना हो गया, 10,000 हो गया। फिर उसके बाद जब उसको डिस्चार्ज किया गया, ठीक है। तो उसकी कंडीशन नहीं थी कि वॉकिंग करके गए, तो वापस वो 2,000 या 3,000 कुछ वापस गया। पहला 10,000 क्यों गया था, क्योंकि ऑफिस से यहाँ पे आया था, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ उसका कुछ 12-15,000 गया था, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं, हो गया उसको 3-4 साल हो गया। लेकिन उसके इसमें 2,500 का लिमिट था। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और काफ़ी सारे कंपनीज में जो हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, 2,000 एम्बुलेंस कवर मिलता है, 3,000 एम्बुलेंस कवर मिलता है। तो वो देखना बहुत जरूरी है बिकॉज एट द टाइम ऑफ जब आप रिएम्बर्समेंट डालते हो एम्बुलेंस कवर का, तब आपको पता चलता है अरे मेरी पॉलिसी में तो सिर्फ 2,000 का एम्बुलेंस कवर लिखा हुआ है। बड़ी बड़ी पॉलिसीज में मैं देखता हूँ जिसकी 1 करोड़ समय एम्बुलेंस का कवर 2,000 रहते हैं, ठीक है। तो आप ये जरूर देखिए कि आपका एम्बुलेंस का कवर कितना मिलता है। काफ़ी सारी पॉलिसी में 2,000 3,000 ही भर के मिलती है,
क्लेम के टाइम पे क्या होता है, काफ़ी सारी कंपनीज में नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं भर के मिलते हैं, तो नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस को छोड़ के बाकी सब हम आपको भर के देंगे। और नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस की अच्छा, और एक ये है कि अभी समझो जब बैंक में हम जाते हैं तो बैंक जी। में जब इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी कोई देता है तो काफ़ी सस्ता आता है, बराबर, तो ऐसा क्यों और उसका प्रॉब्लम्स क्या आ सकता है आगे? वेरी गुड क्वेश्चन। अभी काफ़ी सारे हम कस्टमर से मिलते हैं तो बैंक का पॉलिसी रहता है उनका, उनका प्रीमियम कम रहता है, उनकी वजह से वो बैंक का पॉलिसी प्रेफर करते हैं। लेकिन काफ़ी सारी बैंक पॉलिसीज़ में क्या रहता है, सब लिमिट्स रहती है कैटरेक्ट को लेके, और काफ़ी सारी डिजीज़ के सब लिमिट्स रहती है, इस वजह से प्रीमियम कम होता है। सेकंड चीज़, बैंक है ना टाई अप करती है कंपनी से कि हम आपकी कंपनी का पॉलिसी बेचेंगे, तो वो जो है ना अपना रेट डिसाइड करते हैं कि ये प्रीमियम पे आप हमें कॉस्टिंग कस्टमर को मिलेगा। तो अगर टाई अप हट गया बैंक का उस कंपनी से, तो कस्टमर को इंडिविजुअल पॉलिसी ही लेना पड़ेगा, बिकॉज बैंक का पॉलिसी कभी पोर्ट नहीं होता है। तो ये आप दिमाग में ज़रूर रखिए, बिकॉज अगर आप बैंक का पॉलिसी लेते हो, ठीक है, और उनका टाई अप कैंसिल हो जाता है, अगर उसके बाद आपको डायबिटीज़ हो जाती है या कोई भी एक बीमारी हो जाती है, तो आपको इंडिविजुअल पॉलिसी लेने में फिर से आपको वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा। तो इस वजह से बैंक पॉलिसी लेने से बेटर है आप इंडिविजुअल पॉलिसी लो, वो काफ़ी बेटर है। बिकॉज अगर एक समय आएगा आपको पॉलिसी चेंज करना है तो आप पोर्ट भी कर सकते हो पॉलिसी, लेकिन बैंक का पॉलिसी आप पोर्ट नहीं कर सकते। तो बैंक इंटरनल भी पोर्ट नहीं कर सकते? बैंक समझो हमने एक एक्सपेंस से लिया है, हाँ, ओके। तो वो लोग ही दूसरा कुछ पॉलिसी करते तो वो भी पोर्ट नहीं होता? काफ़ी बैंक्स इंटरनल पोर्टेबल अलाउ करती है, काफ़ी बैंक्स इंटरनल पोर्टेबल अलाउ नहीं करती, काफ़ी बैंक्स ऐसा कहती है कि अगर आपको कोई डिजीज है तो हम इंटरनल पोर्टेबिलिटी नहीं देंगे, तो ये भी हो सकता है। तो इस वजह से बैंक का पॉलिसी अवॉइड कीजिए, इंडिविजुअल पॉलिसी ज़्यादा बेटर है, उसमें कोई आपको टेंशन नहीं है, आप कभी भी पोर्ट कर सकते हो पॉलिसी। अच्छा, अभी एक ये है कि मान लो किसी ने एक्सीडेंटल कवर लिया है, ओके, एक्सीडेंटल कवर, अभी ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, जी, तो क्या वो कवर होगा? नहीं होगा, क्लियरली नो है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट रूल्स है अगर उसको ब्रेक करते हो तो आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर करके नहीं दे। तो सर अगर समझो हाँ, जो चला रहा है वो पी के चला रहा है, ओके, लेकिन जो पीछे बैठा है वो ड्रग नहीं है, हाँ, एक्सीडेंट में तो उसको भी लगेगा, तो बराबर। क्या उसको कवर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप एक ऐसे बंदे के साथ भेजो जो ऑलरेडी ड्रिंक एंड ड्राइव रूल्स को ब्रेक कर रहा है, तो आप जो पीछे बैठा है उसको भी बढ़ के नहीं मिलेगा, बिकॉज उनकी भी गलती है कि वो उनके साथ बैठे हैं जो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, तो इस वजह से पीछे वाले को भी कवर कर। तो इसलिए ये ज़रूर आप चेक कीजिए कि आपका जो ड्राइवर है वो ड्रिंक करके तो नहीं चला रहा है, तो उस गाड़ी में प्लीज़ मत बैठिए, बिकॉज अगर एक्सीडेंट होगा तो आपको भी नहीं कवर मिलेगा। और अगर सर ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करता, ड्रिंक लेके पीछे बैठा है, ड्राइव करने वाला सोबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है? 100% कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर पीछे बैठे हो, आपने कितना भी ड्रिंक किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको 100% कवर, बिकॉज आपका ड्राइवर जो है वो ड्रिंक नहीं है, तो आपको कवर करके दिया जाएगा। टॉप अप और सुपर टॉप अप में क्या फर्क है? अभी काफ़ी सारे कस्टमर जो है ना यही सवाल पूछते हैं कि सर मैंने टॉपअप लेके रखा है, तो हमें चेक करना पड़ता है कि वो टॉपअप है कि सुपर टॉपअप है। और इसमें फिक्स सिर्फ दो डिफरेंस है। सबसे पहले टॉपअप और सुपर टॉपअप होता है, दो पॉलिसी होती है। अभी टॉपअप पहले क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बेसिक पॉलिसी होता है, ठीक है, जो हम नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, 5 लाख का किसी का बेसिक पॉलिसी है, उसके ऊपर वो टॉपअप पॉलिसी लेते हैं, मतलब 5 लाख छोड़ के, ठीक है, उसके ऊपर वो 10 लाख का पॉलिसी लेते हैं, मतलब 5 लाख का क्लेम वो बेसिक पॉलिसी से करेंगे, और उसके ऊपर जो भी क्लेम आया तो वो 10 लाख की पॉलिसी से करेंगे, टॉपअप पॉलिसी से करेंगे। तो ये होता है टॉपअप पॉलिसी। अभी टॉपअप पॉलिसी का क्या रहता है, आपका एक क्लेम 5 लाख के ऊपर होगा तो ही वो भर के दिया जाएगा। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि आपका अगर टॉपअप पॉलिसी है तो आपका पर क्लेम 5 लाख के ऊपर होना चाहिए तो ही हम आपको भर के देंगे। लेकिन अगर आपका सुपर टॉपअप है तो हम पूरे साल में देखते हैं आपने 5 लाख लिए हैं, उसके बाद हम वो भर के देंगे। तो सुपर टॉपअप लेना बेटर है रादर देन टॉपअप पॉलिसी से। और जो केयर के पास है वो सुपर टॉपअप पॉलिसी है, इनहांस करके आप वो 100% ले सकते हो, बिकॉज में पूरे साल में हम देखते हैं आपने 5 लाख यूटिलाइज किए हैं कि नहीं किए, पर क्लेम के पीछे नहीं जाते, बिकॉज टॉपअप पॉलिसी में
पर क्लेम का 5 लाख यूटिलाइज होना काफी जरूरी है। 5 लाख इन द सेंस इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हमने एग्जाम्पल 5 लाख का लिया हुआ है। तो मान लो 5 लाख की पॉलिसी है, जी। 6 लाख का क्लेम आया जी। 5 लाख यहाँ से निकलेगा और 1 लाख आप यहाँ से टॉप निकलेगा। अप पॉलिसी से ले सकते हो। अभी 5 लाख का पॉलिसी है, 3 लाख आ गया, हाँ। अब उसके 3 लाख खत्म हो गए। बराबर। नेक्स्ट बार वापस बीमा रहेगा, उसी साल 3 लाख पॉलिसी है, टोटल 6 लाख हो गया। टोटल 6 लाख हो गया। तो उसको मर के नहीं टॉप मिलेगा। अप पॉलिसी में नहीं मिलेगा, लेकिन सुपर टॉप अप में उसको क्लेम मिलेगा। Right. बिकॉज टॉप अप पॉलिसी क्या कहती है, पर क्लेम 5 लाख के ऊपर होना चाहिए। सुपर टॉप अप क्या कहती है, पूरे साल में 5 लाख यूटिलाइज होना चाहिए। तो इससे बेटर है कि सुपर टॉप अप पॉलिसी लो, बिकॉज पर क्लेम 5 लाख आने की संभावना कम है, लेकिन पूरे साल में 5 लाख आने की संभावना ज्यादा है। अभी टॉपअप में और एक सवाल है कि टॉपअप अगर सबने टॉपअप लिया आपने, तो टॉपअप के टर्म्स क्या होते हैं? जो आपने एग्जिस्टिंग पॉलिसी वो टर्म्स रहते हैं कि उसके कुछ अलग टर्म्स होते हैं? नहीं, उसके कुछ अलग टर्म्स रहते हैं। अगर आपने बेसिक पॉलिसी लिया है, आपकी बेसिक पॉलिसी 4 साल खत्म हो गया है, उसके बाद आप टॉपअप ले रहे हो, लेकिन टॉपअप में वेटिंग पीरियड फिर आपको न्यू सर्व करना पड़ेगा, बिकॉज और टॉपअप पॉलिसी आपके लिए नहीं है। तो जो भी वेटिंग पीरियड होते हैं, 30 डेज वेटिंग पीरियड, 2 ईयर्स वेटिंग पीरियड, और पीईडी के लिए 4 ईयर्स वेटिंग, वो आपको नए सिरे से आपको सर्व करने पड़ेंगे टॉपअप पॉलिसी में। बहुत सारे कस्टमर्स क्या करते हैं, 3-3, 4-4 पॉलिसी लेके रखते हैं। अभी कोई उनका फ्रेंड है आदित्य बिरला वाला, कोई भी कंपनी का वो आता है और एक कंपनी से उन्होंने पॉलिसी लिया, फिर दूसरा एक फ्रेंड आता है, उनको खुश करने के फिर वो दूसरा पॉलिसी भी लेते हैं हेल्थ का ही, फिर कोई और आता है तो उनसे भी पॉलिसी, 3-3 पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, वो भी 5 लाख का सम एश्योर्ड, और सब बेसिक पॉलिसी। लेकिन तीनों पॉलिसी काम ही नहीं आएगा, सिर्फ एक ही पॉलिसी काम आएगा। अगर आपका क्लेम आता है 5 लाख, तो आप तीनों में क्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही में ही क्लेम कर सकते 5 लाख का। तो इससे बेटर है आप एक ही पॉलिसी लो, उसके ऊपर आप टॉपअप लो, या तो एक ही बड़ी पॉलिसी ले लो 50 लाख 1 करोड़ की, और 5-5 का 3 से अच्छा 50 लाख वो सेम अमाउंट उससे सेम अमाउंट में आ जाएगा। 50 लाख का आपको। बिकॉज हम क्या होता है, काफ़ी सारे कस्टमर्स क्या होते हैं 5 लाख का पॉलिसी लेते हैं, लेकिन वो नहीं देखते हैं कि 5 लाख का जो अमाउंट भर रहे हैं प्रीमियम, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का 15,000 प्रीमियम भर रहे हैं, तो अगर हम 10 लाख का प्रीमियम लेंगे तो डबल नहीं होगा प्रीमियम, हार्डली 5,000 एक्स्ट्रा डाल के आपको 10 लाख का कवर मिल जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप लॉन्ग सम एश्योर्ड लो, उससे क्या होगा, आपका हार्डली 3-4 हज़ार ज़्यादा एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन आपको कवर डबल मिल जाएगा। जैसा आपने अभी सुपर टॉपअप का बात जी। किया ना, तो उसमें कैशलेस हॉस्पिटल ये सब का क्या रहता है? जो कैशलेस हॉस्पिटल पॉलिसी, फॉर एग्जांपल केयर का सुपर टॉपअप ले रहे हो, तो जो भी केयर के नेटवर्क हॉस्पिटल है उसमें वो टॉपअप कवर होगा, तो नहीं रहेगा तो आपको रिइंबर्समेंट। रिइंबर्समेंट करना पड़ेगा। अभी काफ़ी सारे कस्टमर्स क्या होते हैं, बेसिक पॉलिसी ए कंपनी का है और टॉपअप पॉलिसी बी कंपनी का है, राइट। तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर आपने टॉपअप अपना बेसिक पॉलिसी कैशलेस लिया है, ठीक है, तो कैशलेस आपको कवर करके दिया जाता है। अगर बी कंपनी के पास वो कैशलेस हॉस्पिटल नहीं है तो उसको रिइंबर्समेंट करना पड़ेगा, और अगर बी कंपनी के पास वही कैशलेस हॉस्पिटल है तो वहाँ पे अटैच करके वो कैशलेस भी कर सकते हैं। एक हमारे यहाँ पे एक कलाकार है, उनका डाउट क्या है, जी, मैंने पॉलिसी लिया 15,000 रुपये को प्रीमियम आ रहा है, ओके, मैंने 20 साल प्रीमियम भरा, ठीक है, एक बार भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, ठीक है। तो पॉलिसी जो भरा प्रीमियम जो भरा पूरा डूब जाएगा, तो रिटर्न तो कुछ मिलता नहीं है उसमें। ये प्रीमियम डूबे वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आप पॉलिसी ले रहे हो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस, वो एक प्रोटेक्शन के लिए ले रहे हो कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन इवेंट हुआ तो हम उसमें से आपको कवर भर के देंगे। तो मैं ऐसा कहूँगा कि आपका 20 साल कोई क्लेम नहीं है, वो ज़्यादा बेटर है रादर देन आप हॉस्पिटल में जाना, बिकॉज कोई भी हॉस्पिटल में जाना खुद से नहीं जाता है, ठीक है, तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, प्रोटेक्शन है। अगर कभी भी इवेंट आया तो एटलीस्ट आपको अपना माइंड में है कि 5 लाख का 10 लाख का जो भी आपका समझ वो आपको कंपनी भर के देगी, आपको खुद से पे नहीं करना पड़ेगा, और आपने जो सेविंग किया है 5 लाख 10 लाख जितना भी अमाउंट आपने सेव किया है उसमें से आप ब्रेक करके हॉस्पिटल में नहीं भरोगे। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये माइंडसेट से जाओगे कि मेरा पैसा जाएगा, तो वो माइंडसेट आप मत लगाइए हेल्थ इंश्योरेंस में। आप ये सोचिए कि एक प्रोटेक्शन कवर लिया है हमने, बिकॉज हम जब भी गाड़ी चलाते व्हीकल चलते उसका हम इंश्योरेंस लेते हैं, तो क्या हम ये सोच के लेते हैं कि अगर हमने इतने सालों से भर रहे हैं, अगर मेरी गाड़ी चोरी नहीं हुई है, डैमेज नहीं हुई तो मेरा पैसा डूब गया? नहीं, आपको इंश्योरेंस आप अगर व्हीकल का लेते हो तो आपको अपने हेल्थ का खुद का भी इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। जाके जबरदस्ती ठोक रहे थे गाड़ी में कि इंश्योरेंस लिया वसूल करो।
तो ये और सेकंड चीज़ है ना कि अगर दो कंडीशन पकड़ो, कि एक कंडीशन है कि उसने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं निकाला, अभी 4 लाख का हॉस्पिटल का खर्चा आया, है ना। हेल्थ इंश्योरेंस निकाला और उसमें कोई खर्चा नहीं आया, ठीक है। तो बेटर वही रहेगा हेल्थ इंश्योरेंस निकाला और खर्चा नहीं आया, अच्छा नहीं है। और इंश्योरेंस नहीं निकाला 4 लाख खर्चा आ गया, क्योंकि सेविंग पूरा वाइप आउट हो जाता है। प्रॉफिट। धीरज जी, हमको एक जन ने डाउट बोला था या कुछ बोला था कि अगर समझो मैंने 10 लाख का पॉलिसी लिया, ओके ठीक है, अभी लिया है मैंने 1 जनवरी को, ओके। ओके। अभी भी क्या होता है, अगर आपने टॉप अप अपना बेसिक पॉलिसी कैशलेस लिया है, ठीक है, तो कैशलेस आपको कवर करके दिया जाता है। अगर बी कंपनी के पास वो कैशलेस हॉस्पिटल नहीं है तो उसको रीएम्बर्समेंट करना पड़ेगा। और अगर बी कंपनी के पास वही कैशलेस हॉस्पिटल है तो वहाँ पे अटैच करके वो कैशलेस भी कर सकते हैं। एक हमारे यहाँ पे एक कलाकार है, उनका डाउट क्या है, जी मैंने पॉलिसी लिया 15,000 रुपये को प्रीमियम आ रहा करने, ओके मैंने 20 साल प्रीमियम भरा, ठीक है एक बार भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, ठीक है। तो पॉलिसी जो भरा प्रीमियम जो भरा पूरा डूब जाएगा, तो रिटर्न तो कुछ मिलता नहीं है उसमें। ये प्रीमियम डूबे वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आप पॉलिसी ले रहे हो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस, वो एक प्रोटेक्शन के लिए ले रहे हो कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन इवेंट हुआ तो हम उसमें से आपको कवर भर के देंगे। तो मैं ऐसा कहूँगा कि आपका 20 साल कोई क्लेम नहीं है, वो ज़्यादा बेटर है रादर देन आप हॉस्पिटल में जाना, बिकॉज कोई भी हॉस्पिटल में जाना खुद से नहीं जाता है, ठीक है। तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, प्रोटेक्शन है। अगर कभी भी इवेंट आया तो एटलीस्ट आपको अपना माइंड में है कि 5 लाख का 10 लाख का जो भी आपका समस्या हो आपको कंपनी भर के देगी, आपको खुद से पे नहीं करना पड़ेगा। और आपने जो सेविंग किया है 5 लाख 10 लाख जितना भी अमाउंट आपने सेव किया है उसमें से आप ब्रेक करके हॉस्पिटल में नहीं भरोगे। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये माइंडसेट से जाओगे कि मेरा पैसा जाएगा तो वो माइंडसेट आप मत लगाइए हेल्थ इंश्योरेंस में। आप ये सोचिए कि एक प्रोटेक्शन कवर लिया है हमने, बिकॉज हम जब भी गाड़ी चलाते व्हीकल चलते उसका हम इंश्योरेंस लेते हैं तो क्या हम ये सोच के लेते हैं कि अगर हमने इतने सालों से भर रहे हैं, अगर मेरी गाड़ी चोरी नहीं हुई है डैमेज नहीं हुई तो मेरा पैसा डूब गया? नहीं। आपको इंश्योरेंस आप अगर व्हीकल का लेते हो तो आपको अपने हेल्थ का खुद का भी इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। जाके जबरदस्ती ठोक रहे थे गाड़ी में कि इंश्योरेंस लिया वसूल करो। तो ये और सेकंड चीज़ है ना कि अगर दो कंडीशन पकड़ो, कि एक कंडीशन है कि उसने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं निकाला, अभी 4 लाख का हॉस्पिटल का खर्चा आया, है ना। हेल्थ इंश्योरेंस निकाला और उसमें कोई खर्चा नहीं आया, ठीक है। तो बेटर वही रहेगा हेल्थ इंश्योरेंस निकाला और खर्चा नहीं अच्छा आया, नहीं है। और इंश्योरेंस नहीं निकाला 4 लाख खर्चा आ गया, क्योंकि सेविंग पूरा वाइप आउट हो जाता है। प्रॉफिट। धीरज जी, हमको एक जन ने डाउट बोला था या कुछ बोला था कि अगर समझो मैंने 10 लाख का पॉलिसी लिया, ओके ठीक है, अभी लिया है मैंने 1 जनवरी को, ओके ओके। अभी जून में मैंने टॉपअप किया ठीक है 10 लाख का या 20 लाख का टॉपअप किया समझो, तो टोटल पॉलिसी 30 लाख की हो गई मेरी, राइट। मेरे पास 25 लाख का मेरे को क्लेम आया, ठीक है ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं कि 10 लाख तो पूरा मिल जाएगा क्योंकि 10 लाख की पॉलिसी है, हाँ लेकिन ऊपर का जो 15 लाख है, क्योंकि मैंने आज से 50 महीने के बाद निकाला, जून में निकाला। जून में हाँ। निकाला तो 50% निकल गया, तो क्लेम भी मेरे को सिर्फ 50% मिलेगा। नहीं ऐसा नहीं है। आपने पॉलिसी लिया अगर टॉपअप का तो आपको क्लेम जो भी 30 डेज बाद वेटिंग पीरियड होता है उसके बाद बढ़ के मिल जाता है। और जो वेटिंग पीरियड नॉर्मली लगता है 2 इयर्स वेटिंग पीरियड वो 2 साल के बाद मिलेगा, और जो पीईडी का वेटिंग पीरियड है वो 4 साल के बाद आपको ज़रूर मिलेगा। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपका 10 लाख का पॉलिसी लिया है, ठीक है, और आपने जून में पॉलिसी निकाला तो ऐसा नहीं हम 50% देंगे, हम आपको पूरा कवर करके देंगे। प्री एग्जिस्टिंग बीमारी नहीं होना चाहिए, और जो हाँ, cover और की- जो 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड होते हैं जो भी स्पेसिफिक इलनेस है वो छोड़ के बाकी सब हम 30 दिन बाद आपको भर के देते हैं। हाँ, एक लास्ट सवाल लेते हैं। मेडिक्लेम लेने का ऐसा कोई समय है क्या कि जैन फेब मैच में लेना चाहिए या फिर नहीं नहीं नवंबर दिसंबर? ऐसा कोई समय नहीं है मेडिक्लेम लेने का। आप तो जब 91 डेज की हो तब से मेडिक्लेम आप ले सकते हो। जब भी बच्चा कोई 91 डेज का हो वो डायरेक्टली मेडिक्लेम ले सकता है, कोई समय नहीं है।